कमज़ोर होगी। कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने में पूरी ताकत लगाना चाहिए। ये दोनों राज्य भी यहाँ से चले जाएंगे तो पूरे देश कांग्रेस विहीन हो जाए। ये डीएमएफ को लेकर जो 200 करोड़ की बिजली का मामला आ रहा है, दरें तय नहीं की से बहुत डीएमएफ में डीएमएफ के गाइडलाइन का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। डीएमएफ के गाइडलाइन के अनुसार जो डीएमएफ को जो प्रक्रिया अपनाना चाहिए था, कहीं भी प्रक्रिया का रातों रात करोड़ों रुपया के सामग्री का ऑर्डर दे दी जाते हैं, कोई लाइवलीहुड का काम नहीं रहता, रातों रात बिल फट जाते हैं। और अभी कोरबा का और रायगढ़ की घटना आ रही है कि सैकड़ों करोड़ के रातों रात बिल फटे रहे हैं और परचेसिंग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डीएमएफ का कंसेप्ट को लोग समझें और पूरे भ्रष्टाचार का ठिकाना ना बनाएं। तो छत्तीसगढ़ का इससे नुकसान ये हुआ कि 16 लाख गरीबों की छत इन लोगों ने छीना है। इसकी प्रक्रिया होती है 60 और 40 का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने लगातार अलग अलग 6 चिट्ठी लिखे और वो सभी चिट्ठी में भारत सरकार के, वो चाहे हमारे पंचायत मंत्री का पत्र हो, मेरे पास पंचायत मंत्री का पत्र है, मेरे पास सचिव महोदय का प्रश्न है जिसको मैंने उठाया, नरेंद्र तोमर ने लिखा कि राज्य सरकार अपना हिस्सा दे तो मकान बन जाएगा। इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया, यहाँ के नागेंद्र सिन्हा ने पत्र लिया। यानी छत्तीसगढ़ के आवास योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार पत्र व्यवहार किया कि आप अपने हिस्से का पैसा लगाएं, मगर राज्य सरकार उस पर असफल रही। तो आज ये मुद्दा सामने आया कि कितना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में, यदि 16 लाख मकान बने होते तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता और ये सरकार न कर्ज ले पाई न उसको पैसे को राज्य सरकार के बजट से दे पाई। हमने बजट से इस पैसे का प्रावधान रखा था, पर ये सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करती है, मगर गरीबों के जहां आवास बनाने की बात आती है, सरकार ने गरीबों को धोखा दिया। एक मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा तो छोटा है, 16 लाख आवास गरीबों को नहीं दिया गया, तो ये 12 के 12 मंत्री भी, मैंने आज सदन में कहा कि इसको जनता अपदस्थ करेगी। खाद बीज का मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में है और पर्याप्त खाद केंद्र सरकार से मिल रहा है। आज आंकड़ों से हमने बताया कि जो टोटल रिक्वायरमेंट यूरिया और डीएपी का है, जो खरीफ फसल के लिए होता है, उसके रिक्वायरमेंट का आज भी डीएपी का स्टॉक यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने भेजा है उसका स्टॉक पड़ा है, यूरिया का सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में फेल रहे। व्यापारियों को ज़्यादा यूरिया और डीएपी दिए, इसलिए वो काला बाजारी में चला गया, मार्केट में चला गया और सोसाइटी के माध्यम से गरीब किसान जो यूरिया सुपर फास्फेट लेता है, मैंने उदाहरण दिया चौकी का, मोहला का, मानपुर का उदाहरण दिया, धमतरी का, कि आज किसान बड़ी संख्या में सोसाइटी का घेराव कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। पूरे प्रदेश में किसान धान के फसल को छोड़कर अब किसान लगा हुआ है सोसाइटी के चक्कर लगाएं और डीएपी और सुपर फास्फेट। मैंने मंत्री जी से इसी में प्रश्न पूछा कि यदि धान कि मैं आवास के लिए असफल रहा और इसलिए आवास भी लोगों को आवास बनाकर दिए जाना था, 8 लाख लोगों को आवास नहीं बनाया जा सका। 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जिसमें लगती है, यानी 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होता छत्तीसगढ़ में। उन्होंने लिखा है कि हमारे जन घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से बेघर लोगों के लिए आवास बनाने की योजना था और मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ मैं नहीं दिला पा रहा हूँ। 8 लाख का उन्होंने कहा है, मगर आवास 16 लाख आवास की बात है, क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पत्र इनको मिला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव डिप्टी डायरेक्टर जनरल गया प्रसाद के पत्र में क्यों छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
में जो टारगेट दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 को, कैसे 7,81,999 मकान के लिए केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया था, मगर छत्तीसगढ़ सरकार उस 7,80,000 मकान बनाने में असफल रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का जो टारगेट था, वो जो पैसा 40% लगाना था, उसको नहीं लगा पाए। तो छत्तीसगढ़ का इससे नुकसान ये हुआ कि 16 लाख गरीबों की छत इन लोगों ने छीना है। इसकी प्रक्रिया होती है 60 और 40 का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने लगातार अलग अलग 6 चिट्ठी लिखे, और वो सभी चिट्ठी में भारत सरकार के, वो चाहे हमारे पंचायत मंत्री का पत्र हो, मेरे पास पंचायत मंत्री का पत्र है, मेरे पास सचिव महोदय का प्रश्न है जिसको मैंने उठाया, नरेंद्र तोमर ने लिखा कि राज्य सरकार अपना हिस्सा दे तो मकान बन जाएगा। इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया, यहाँ के नागेंद्र सिन्हा ने पत्र लिया। यानी छत्तीसगढ़ के आवास योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार पत्र व्यवहार किया कि आप अपने हिस्से का पैसा लगाएं, मगर राज्य सरकार उस पर असफल रही। तो आज ये मुद्दा सामने आया कि कितना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में, यदि 16 लाख मकान बने होते तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता, और ये सरकार न कर्ज ले पाई, न उसको पैसे को राज्य सरकार के बजट से दे पाई। हमने बजट से इस पैसे का प्रावधान रखा था। आज मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 17-18, 19-20 के आवास योजना के बारे में प्रश्न था। उस प्रश्न का इतना बड़ा प्रभाव था कि पंचायत मंत्री को 4 पेज का अपने विभाग से इस्तीफा देना पड़ा, और उस इस्तीफा में पंचायत मंत्री जी ने इस बात को कोट किया कि मैं आवास के लिए असफल रहा, और इसलिए आवास भी लोगों को आवास बनाकर दिए जाना था। 8 लाख लोगों को आवास नहीं बनाया जा सका। 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जिसमें लगती है, यानी 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होता छत्तीसगढ़ में। उन्होंने लिखा है कि हमारे जन घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से बेघर लोगों के लिए आवास बनाने की योजना था, और मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ मैं नहीं दिला पा रहा हूँ। 8 लाख का उन्होंने कहा है, मगर आवास 16 लाख आवास की बात है, क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पत्र इनको मिला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव डिप्टी डायरेक्टर जनरल गया प्रसाद के पत्र में क्यों छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो टारगेट दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 को, कैसे 7,81,999 मकान के लिए केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया था, मगर छत्तीसगढ़ सरकार उस 7,80,000 मकान बनाने में असफल रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का जो टारगेट था, वो जो पैसा 40% लगाना था, उसको नहीं लगा पाए। तो छत्तीसगढ़ का इससे नुकसान ये हुआ कि 16 लाख गरीबों की छत इन लोगों ने छीना है। इसकी प्रक्रिया होती है 60 और 40 का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने लगातार 18, 19, 20, 21, 22 में तो धान का रकबा पिछले 3 सालों में नहीं बढ़ा है, तो यूरिया और सुपर फास्फेट या डीएपी का डिमांड क्यों बढ़ा? डिमांड बढ़ा है, इसका मतलब है कि रकबा बढ़ा है। मगर आपके आंकड़े जो बताते हैं, मैंने पूछा जवाब में बताना कि कितना रकबा बढ़ा है, जिसमें डीएपी का डिमांड आपने 30% अतिरिक्त बताया। डीएपी का डिमांड 30% अतिरिक्त बढ़ाया, रकबा तो उतना ही है, किसान उतना ही है, उत्पादन उतना ही है। तो ये विषय संदेहास्पद है, और ज़्यादा हमारा खाद जो है वो काला बाजार में जा रहा है, व्यापारियों के द्वारा बेचा जा रहा है। सोनिया गांधी को लीड अफसर बुलाया गया, जिससे
आप किसी से मत डरो भाई, हमारी ईमानदारी से तो रहो। नेशनल हेराल्ड के मामले में हजारों करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपया में ट्रांसफ़र कैसे कर दिया? यंग इंडिया कंपनी कौन है भाई? इसका जवाब तो सोनिया को देना पड़ेगा। 2 ही शेयर होल्डर हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। 2 शेयर होल्डर थे, मोतीलाल वोरा जी जिनका 12% हिस्सा था, फर्नांडिस था जिसका 12% था। ये 24% शेयर इनका था, जो आज दोनों जीवित नहीं हैं। उन आज जीवित सदस्य 2 ही हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि भैया 10,000 करोड़ की संपत्ति का नेशनल हेराल्ड 50 लाख रुपये में कैसे ट्रांसफ़र हो गया? और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जब बनाया था नेशनल हेराल्ड का, तो ये सार्वजनिक संपत्ति थी, पार्टी की संपत्ति थी। यंग इंडिया में ट्रांसफ़र हो गए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। तो ये इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने इतनी बड़ी संपत्ति 50 लाख में कैसे खरीद ली, कैसे ट्रांसफ़र होगा, इलीगल है वो। उस जवाब के लिए जवाब ना देकर शोर मचा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है? आपको तथ्यों को जानकारी देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा ईडी के माध्यम से। बीजेपी कमजोर हो गई है देश भर में, इसलिए ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। कमज़ोर हो गई है, इसलिए कांग्रेस आज नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहा है। 2014 में 16 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, आज 2 राज्यों में सीमित हो गई। भाजपा कमज़ोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सिर्फ 5-6 जगह सरकार थी, आज 18 जगह मिलीजुली सरकार बन गई। भाजपा कमज़ोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा मंत्री और सरकार के 18 करोड़ सदस्य संख्या है, तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने में पूरी ताकत लगाना चाहिए। ये दोनों राज्य भी यहाँ से चले जाएंगे तो पूरे देश कांग्रेस विहीन हो जाएगा। ये DFF को लेकर जो